नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की परीक्षाओं और तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर विषय विशेषज्ञों से आप सभी का परिचय कराते रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी को लेकर परिचर्चा करने वाले हैं, जिस परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह सर, जिनका हम अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह वर्तमान में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। पटना विश्वविद्यालय से जहां इन्होंने एमए पूरा किया, वहीं पर दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी पूरी की और इसी बीच इन्होंने नेट जेआरएफ भी पास की। इसके बाद शोध के क्षेत्र में काम करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आर्टिकल प्रकाशित करवाए। साथ में शोध प्रोजेक्ट को लेकर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो देखा जाए तो रिसर्च और शिक्षण गतिविधियों में इनका अच्छा अनुभव रहा है और लगातार यूजीसी नेट को लेकर छात्रों में इन्होंने अपने कई सिंपोजियम प्रस्तुत किए हैं, उनको गाइड करने का इन्होंने काम किया है। तो डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह के साथ हम यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और हम ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर चुने हुए हैं जो कि अनुमानतः सभी परीक्षार्थियों के दिमाग में आते रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मैं सर से करूंगा कि जो भी विद्यार्थी पहली बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो पेपर 1 की तैयारी को वो कैसे करें, जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं उन इकाइयों को वो कैसे तैयार करें। धन्यवाद रजनीश सर। जो भी आपके व्यूवर्स हैं, मैं आशा करता हूं कि उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा और वो इस नॉलेज का प्रसार और जगह भी करेंगे। जहां तक बात है पेपर फर्स्ट की, तो मैंने आपका वीडियो देखा भी है जिसमें आपने बहुत सारे पेपर के बारे में एक संक्षिप्त विवरण जो है बच्चों को ज्ञानवर्धन के लिए दिया है। और जहां तक जो आपने कहा कि जो वो विद्यार्थी जो पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो पेपर फर्स्ट जो है उस पे अधिकतर विद्यार्थियों का एक जो होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मिक्स पेपर होता है। और जैसा कि पहले भी आपने चर्चा किया है और मैं एक बार पुनः संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि इसमें ओवरऑल 10 यूनिट होते हैं और जिसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर उनमें मिलता है। और जो ये यूनिट्स हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें लगभग 4 यूनिट, कमोबेश 4 यूनिट ऐसे हैं जो आपको अभ्यास से बेहतर बन सकते हैं और बाकी यूनिट आपके ज्ञान से। जैसे अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट आपका कॉम्प्रिहेंशन है, चौथा यूनिट कम्युनिकेशन है, पांचवा यूनिट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, फिर आपका डीआई जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग कहते हैं, उसके बाद आपका आईसीटी है जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक है और लास्ट जो यूनिट है आपका वो हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो ये जो 10 यूनिट है इसमें से जो मैथ, डीआई और रीजनिंग वाला यूनिट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला यूनिट है, ये जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे जो भी स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। और बाकी यूनिट के लिए आपको जो चीज़ें हैं उसके लिए अध्ययन की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप अपने संकल्पना को और बेहतर करें ताकि प्रश्नों को बेहतर उत्तर दे पाएँ। सर, ये भी देखने में आता है कि जो विद्यार्थी पहली बार इस परीक्षा में बैठे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो इस परीक्षा में कई बार बैठ चुके हैं और वो कुछ नंबरों से क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर उनका पेपर 1 अच्छा होता तो शायद वो इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जो कई बार परीक्षा में बैठ चुके हैं और पेपर 1 को लेकर थोड़ा सा उनके मन में जो संदेह है, तो वो कैसे इस संदेह को दूर करें और एक कॉन्फिडेंस के साथ इस परीक्षा में उतरें। पहली बात तो मैं उन विद्यार्थियों से यह कहूँगा कि दिमाग से डर को हटा दें,
कि पेपर फर्स्ट के कारण आपका नहीं निकल रहा है। क्योंकि जब मुझे याद है सर, शायद आपको भी याद होगा सर, जब हम लोग अपने टाइम पे देते थे परीक्षा, तो उस समय था कि पेपर फर्स्ट का उतना महत्व इसलिए भी नहीं होता था कि सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, लेकिन अब तो दोनों पेपर चूँकि एक साथ जोड़ के मार्किंग उसकी हो रही है, और दूसरी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो डरने की तो आवश्यकता है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर गलत क्वेश्चन आपका हो जा रहा है तो उसका आपका नुकसान हो रहा है ओवरऑल मार्क्स पे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो यह तो स्व मूल्यांकन का भी प्रश्न हो जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी अगर नहीं है पेपर फर्स्ट में, तो उसको बेहतर करने का, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप सटीक होगे अपने आंसर को लेके। तो अभ्यास तो इम्पॉर्टेंट है ही, और चीज़ों को जितना ज़्यादा बेहतर संकल्पना के स्तर पे, खासकर रिसर्च मेथोडोलॉजी, हायर एजुकेशन के जो नए नए अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसको लेके, जो अभी शिक्षा नीति आई है उस पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी उनको फोकस करना होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि जो हम पेपर फर्स्ट पहले देते हैं और किसी कारण से वो पेपर हमारा खराब हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जिसका नकारात्मक असर सेकंड पेपर पे पड़ता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनका 2 अंकों लेके छूट रहा है वो फर्स्ट पेपर का तनाव लेके दूसरा परीक्षा दे रहे हैं, तो वो तनाव से बचें। क्योंकि अगर वो फर्स्ट पेपर का तनाव, और इस बार तो ब्रेक भी नहीं है जैसा हम लोग नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, तो ब्रेक भी नहीं होगा कि थोड़ा सा रिलैक्स आप हो लेंगे, अब लगातार दोनों परीक्षा आपको देना है, तो पहला पेपर जैसा भी गया उसको तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो वो आसानी से वो लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सर हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं तो कुल इसमें 10 इकाइयाँ हैं, और 10 इकाइयों में आप देखेंगे कि कुछ सब्जेक्टिव तौर पर हैं जिसको कि नॉलेज बेस कहा जा सकता है, कुछ हैं जो कि प्रैक्टिस बेस पे हैं जिसको मैथमेटिकल कहा जा सकता है। तो ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो हिंदी लिटरेचर से हैं, और हो सकता है कि उनके कुछ मित्र हों जो दूसरे विषय से हों, जैसे कि आप भूगोल से हैं, तो उनका जो भी मैथमेटिकल पोर्शन होगा वो हो सकता है कि ठीक हो। लेकिन हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए अगर उनका मैथमेटिकल पोर्शन ठीक नहीं है, उसमें उनको डर लग रहा है, तो वो इन 10 इकाइयों में से किन पे ज़्यादा फोकस करके देख सकते हैं ताकि वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब भी ना हो और कोई दिक्कत भी ना हो। धन्यवाद सर। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि एक कहावत भी है हिंदी में, आप सुने भी होंगे कि रसरी आवत जात रहे सिल पर परत निशान, तो करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। तो ये कहावत भी उसी से है कि अभ्यास की जो बात है, तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो नेट जेआरएफ का दे रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हों, तो इस चीज़ से हम इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि वो रीजनिंग और मैथ नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इस चीज़ से तो हम नकार रहे हैं, क्योंकि एसएससी की जो परीक्षा जो बच्चा दे रहा होगा वो मैथ रीजनिंग कर ही रहा होगा, कॉम्प्रिहेंशन कर ही रहा होगा। हाँ, वैसे बच्चे जो सिर्फ शिक्षक की तैयारी करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे पढ़ना ही है, अगर वो जीएस का पेपर होता है या जो भी होता है, तो इससे नकारा तो नहीं जा सकता। अब ये है कि उसमें हम बेहतर परफॉर्म कैसे करें, तो उसके लिए बेहतर वही है जो अभ्यास जिसकी हम लोगों ने चर्चा की कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखें कि किस पैटर्न से पूछ रहे हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास कर सके करें, और जो छोटी छोटी त्रुटियां हो रही हैं जिसको हम ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, उन पे भी फोकस करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार होता है कि हड़बड़ी में हमने डीआई का क्वेश्चन पहले उठा लिया, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है उसमें हम फंस गए, तो हमारा जो समय जो होता है वो निकल जाता है। तो बेहतर वो है कि जो प्रश्न पहले आए उसको हल करें, और जहाँ तक इस चीज़ पक्ष को अगर हम छोड़ दें, दूसरे पक्ष पे आए जो आपका प्रश्न था जिसमें आपने कहा कि उनका मैथ कमज़ोर है या रीजनिंग कमज़ोर है, तो उसको कैसे करें, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो बाकी के जो 6 पोर्शन हैं जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है, आईसीटी का पेपर है जो बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज से संबंधित है, हायर एजुकेशन का है, इन्वायरमेंट का है, तो इन पे वो फोकस करें। समसामयिकी का अध्ययन करें, क्योंकि लास्ट का आप देखिएगा कि 2 यूनिट समसामयिकी से ज़्यादा संबंधित है, और शुरू का जो 2 यूनिट है रिसर्च और वो संकल्पना पे ज़्यादा आधारित है। तो एक में आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ना है और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं उस पर काम करना है। दूसरा जो है आप करंट अफेयर्स पढ़ते हुए उन चीज़ों को बेहतर करना है। तो इन सब चीज़ों को तैयारी के दौरान अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उनका इस मामले में, मैथ वाले मामले में थोड़ा कमज़ोर पार्ट हो रहा है, तो वो इन सब में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
सकते हैं। और खासकर कम्युनिकेशन भी ऐसी चीज़ है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से, और कॉम्प्रिहेंशन तो सबके लिए समान है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये देखने में आता है कि जब यूजीसी नेट की परीक्षा की जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं और पेपर 1 को लेकर, तो कुछ किताबें मार्केट में ज़्यादा चर्चित रहती हैं, जैसे KVS मदान है या फिर दृष्टि की है, और जितने भी बच्चे वर्तमान समय में क्वालिफाइड हो रहे हैं उनके भी इंटरव्यूज को हम लोग देखते हैं, तो कई बार KVS मदान और इन्हीं किताबों का नाम वो बार बार लेते हैं, लेकिन ये किताबें कुछ विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी कठिन सी भी दिखाई पड़ती हैं। तो अगर मैं सर आपसे पूछूं कि शिक्षण अभिक्षमता को लेकर या फिर शोध अभिक्षमता को लेकर या फिर जो कम्प्रिहेंशन पर आधारित है, और आप तो भूगोल के प्रोफेसर हैं, तो जो यूनिट 9 है उसमें पर्यावरण को लेकर है, या फिर यूनिट 10 है जो उच्च शिक्षा या फिर हायर एजुकेशन से संबंधित है, तो KVS मदान और इन किताबों से थोड़ा हटकर कोई पढ़ना चाहता है तो इसके लिए कोई बेसिक किताब जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो, आप उसको बता सकें? इसमें सर हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे जो बेसिक किताब है उसका एक फ़ायदा, जैसे आपने नाम लिया, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको हर यूनिट एक ही जगह मिल जाता है। तो होता है ना कि ये कम छाते के नीचे हर चीज़ आपको उपलब्ध है। लेकिन इस बार एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इस बार का जो नेट हो रहा है वो आपके PhD एडमिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप खासकर रिसर्च वाले मैटर को तो आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आप नेट क्वालिफाई भी कर लिए और कहीं से PhD करना चाहते हैं तो आपको फिर प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा शोध से संबंधित। इंटरव्यू में कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाते हैं तो उसको तो सीरियसली आपको लेना ही है इस बार। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो सोशल साइंस के लिए आपको अंग्रेजी मीडियम में कोठारी की बुक आती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जो काफ़ी अच्छी बुक है, बेसिक बुक है। सामाजिक अनुसंधान में राम आहूजा की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है हिंदी मीडियम में। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा में शोध विधियां करके एक बुक आती है सुलेमान और दिनेश कुमार का। साथ ही साथ अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान करके अरुण कुमार की बुक आती है। लेकिन वही है कि जब आप लोग जो भी छात्र हमारे सुन रहे हैं वो जाएंगे तो देखेंगे तो थोड़ी मोटी मोटी किताबें हैं ये, तो कई बार लगता है कि ये 50 नंबर के लिए इतनी मोटी किताबें क्यों पढ़ें। तो आप सिलेबस के हिसाब से उसमें से चैप्टर छांट सकते हैं, या आप देखेंगे कि इग्नू के जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप टॉपिक वाइज डाउनलोड करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपका कम बिना खर्चे का भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ जो पीपल इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उसमें आप देखिएगा कि समसामयिकी तो रहता ही है, लेकिन जो करंट इश्यूज हैं खासकर इन्वायरमेंट से संबंधित उससे भी काफ़ी प्रश्न रहते हैं। तो उसके बेसिक नॉलेज के लिए मेरे अनुसार से NCERT की जो किताबें आती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यावरण से संबंधित। वो बहुत अच्छा नॉलेज आपको दे देगी कि बेसिक नॉलेज, और बाकी पेपर और न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स तो मिल ही जाते हैं छात्रों को। मतलब कि पेपर में यूनिट 9 और 10 को पढ़ने के लिए आपको न सिर्फ सब्जेक्टिव तौर पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बल्कि करंट अफेयर से भी जुड़े रहना है, ठीक है, और UGC के से अपडेशन को भी देखते रहना है। हाँ। तो बीच में मैं बताना भूल गया था कि डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह शोध क्षेत्र में काम करते हुए इन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की हैं, और मेरे जानकारी में मॉरिशस आप गए हुए थे सर। तो जो भी विद्यार्थी अभी यहाँ पर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और आगे अगर वो भूगोल विषय में रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए एक मैं मेरे हिसाब से बेस्ट विशेषज्ञ के तौर पर वो हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे फ्यूचर में किसी तरीके की वो सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी गाइडेंस लेना है वो ले सकते हैं। और साथ में इन्होंने शोध प्रोजेक्ट पर भी काम किया है जो कि ICSSR से पास होता है और बड़ी मुश्किल से ये प्रोजेक्ट मिलता भी है, तो ये भी उपलब्धियों में रहा है। तो सर मेरा अगला प्रश्न जो है कि विद्यार्थी अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने का सही अप्रोच क्या हो सकता है, उनको कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए? प्रैक्टिस सेट के लिए सर क्वेश्चन बैंक बेस्ट होता है सबसे पहला।
उसके बाद जो है, जो मार्केट से जो भी आप जो गाइड मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तो मिलते ही रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दूं, उसमें एक लाइन मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। अभी चूंकि आपने शुरू में एक चर्चा किया था कि हिंदी माध्यम के ज़्यादा छात्र हैं और हिंदी विषय के भी ज़्यादा छात्र हैं, तो मैं मॉरिशस गया था, वहाँ एक छोटा सा अनुभव हुआ। मैं एक विश्वविद्यालय गया था, महात्मा गांधी वहाँ विश्वविद्यालय है, और वहाँ जो जिससे मिला वो हिंदी के ही प्रोफेसर थे। तो मॉरिशस में हिंदी एक तरीके से समझिए कि बहुत प्रतिष्ठित विषय भी है। इवन जो छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं उनका बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है वहाँ। ये भोजपुरी का, हिंदी का, भोजपुरी के लिए तो अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ, तो उस पर भी जो भी छात्र हिंदी के यहाँ जुड़े हुए हैं तो वो भी वहाँ देखते रहेंगे। भारत सरकार के भी कई सारे वहाँ संस्थाएं हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को खोजती हैं, तो वहाँ भी आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं दूसरे देशों में। हाँ, अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न जो था सर आपका प्रैक्टिस की बात जो संबंधित है, तो सबसे पहला जो नए छात्र हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो पुराने छात्र हैं वो लोग तो क्वेश्चन बैंक देखे ही होंगे। जो नए छात्र हैं वो सबसे पहले प्रैक्टिस वो स्टार्ट करें क्वेश्चन बैंक से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। क्वेश्चन बैंक से आप इस चीज़ का प्रयास करें कि अधिक से अधिक उसमें सेट बनाए उसका, और जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर सेट वाइज, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का है उसका अलग, और ये तय रखें कि अगर आपके 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट में 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो आप पहले टाइम कैलकुलेट कर लें कि एक यूनिट पे आपको कितना समय देना है। तो प्रति प्रश्न का जो समय है उसी के हिसाब से सेट बनाए। ये नहीं कि सेट बनाना है तो चलो बना रहे हैं, 5 मिनट में हो रहा है तो 5 मिनट में हल कर रहे हैं, 10 मिनट में हो रहा है, तो ऐसा नहीं। आप ये मान के चलें कि आपको परीक्षा में बैठे हैं, आपको जितना परीक्षा का समय है उतना ही आपके पास समय है। उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, सोचने का IQ का क्षमता बढ़ेगी आपकी, और वो प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से नए छात्र क्वेश्चन बैंक का सहारा ले, और जो पुराने छात्र हैं उसके लिए तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी कई सारे लॉजिकल रीजनिंग के, मैथ के और कॉम्प्रिहेंशन के सेट मिलते रहते हैं, वो हल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, ये देखने में आता है कि UGC नेट में तो 2 पेपर होते हैं, और कई बार जो छात्र हैं पहले अपने जो विषय पर आधारित पेपर है उसकी तैयारी करते हैं, और उनको लगता है कि UGC नेट पेपर 1 को हम 1 सप्ताह पहले देख लेंगे या फिर 15 दिन पहले देख लेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करते समय दोनों पेपरों को समानांतर रूप से शुरू से ही देखना चाहिए, या फिर वो स्ट्रेटेजी ठीक है कि पहले अपने विषय पर हम कंट्रोल करें, इसके बाद पेपर 1 को देखेंगे? क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि पहले ये क्वालिफाइंग रहता था, लेकिन अब दोनों को जोड़कर बनाया जा रहा है। तो मतलब कि UGC की तैयारी करते हुए दोनों पेपरों को तैयार करने के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पे जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करें या पेपर 1 पे? ज़्यादा कम की अगर बात करें तो मार्किंग वाइज तो डबल है पेपर 2 आपका, देखे होंगे आप। लेकिन मेरा यह मानना है कि शुरू से ही आपको दोनों पेपर को लिख के चलना है। जब आपका टारगेट है कि आपको जून में परीक्षा देना है, अभी हमारे पास अप्रैल ख़त्म होने के कगार पे है, यानी ज़्यादा समय नहीं रहा, तो हमें ये करना है कि जब भी हमको परीक्षा देना है शुरू में, हाँ ये अलग बात है कि समय में हम आवंटन में कमी बेसी कर सकते हैं कि चलिए हम 8 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो लगभग 5 घंटा उसको दे रहे हैं, 3 घंटा उसको दें, लेकिन प्रैक्टिस निरंतर होना चाहिए, क्यों निरंतरता ही जो है सफलता का सूचक होता है। जितना आप कंटिन्यूअस स्टडी करिएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। भले लोगों को लगता है 5 दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन वो सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन वो अगर प्रायोगिक स्तर पे देखें तो नहीं हो पाता है। तो बेहतर है कि निरंतर रहिए, क्योंकि कहावत है ना कि कछुआ रेस जीतता है, और कछुआ रेस जीतता है इसीलिए कि वो निरंतर है। तो रुकना नहीं है, बस निरंतर करना है, और दोनों पेपर में साथ लेके चलना मेरे हिसाब से ज़्यादा उपयुक्त होगा छात्रों के लिए। तो हमने अपने अनुमान के आधार पर और आप सभी के मन में उठने वाले सवालों को यहाँ पर सर से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये हमारा डिस्कशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। हालांकि इस परिचर्चा से पहले हमने अपने चैनल पर एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाकर डाला हुआ था कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने ज़रूर कमेंट्स किया, लेकिन उनके ज़्यादातर जो प्रश्न थे कि किस यूनिट को ज़्यादा फोकस करें, या फिर कम समय में इस पेपर की तैयारी कैसे कर लें, या फिर कोई बुक बता दिया जाए जिसको कि वो पढ़ लें। तो
जैसा कि मार्केट में हमने भी बताया कि KVS मदान और दृष्टि की चलती है, और सर ने कुछ स्पेशल किताबों का नाम लिया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर इसको नोट कर लिया होगा। आप चाहें तो उनको भी अलग से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आगे आपके काम में भी आएंगी। जो कंप्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आता है, एक पैराग्राफ आता है, उसको कैसे हल करें सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, जैसे कई छात्रों के प्रश्न होते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को ये देखना है कि जैसे इस बार तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है छात्रों के लिए कि ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो बच्चे अब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहले स्क्रीन पे होता था, तो अगर बड़ा कॉम्प्रिहेंशन तो पता चला कि आधा एक स्क्रीन पे आ रहा है, आधा दूसरे स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये भी समस्या होती थी। तो कॉम्प्रिहेंशन में प्री नॉलेज से बचना है कि कई बार होता है ना कि हम साहित्य का, जैसे मान लीजिए साहित्य के छात्र हैं, साहित्य से संबंधित कोई कॉम्प्रिहेंशन आया, तो कुछ बात हमारे चेतन और चेतन मन में पहले से रहता है कि हम पढ़े हैं उसके बारे में, और जब हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम उस नॉलेज को उस ऑप्शन में यूज करते हैं, और जबकि उसकी चर्चा ये देखना जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन में है या नहीं है। तो हमेशा जो है बायस्ड और प्री नॉलेज से बचना है। दूसरा, पहले क्वेश्चन को पढ़ के तब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, ताकि अच्छे से क्लियर कर लें। तो अगर आप प्री नॉलेज से बच जाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे ही सिर्फ सोचेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो शायद उसमें अच्छे अंक हो सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा यूनिट है सर कि अगर उसको अच्छे से तैयारी कर ली जाए तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सही होंगे। तो एक बहुत ही मतलब मार्किंग और बहुत ही अच्छा वो यूनिट माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सर आपने कहा, क्योंकि एक कंप्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को लेकर हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं और उसको हल्के में लेते हैं कि इसको हम परीक्षा हॉल में ही सॉल्व कर लेंगे, और जिन प्रश्नों का उत्तर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और लगता है कि जिस प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं वो सही है, लेकिन बाद में वो गलत हो जाता है। तो आपका सुझाव बिल्कुल सही था। उम्मीद है कि विद्यार्थी उसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमने आप सभी के दिमाग में या फिर मन में जो भी सवाल उठ रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इससे आप कुछ सीखकर परीक्षा में दोबारा बैठने जाएंगे और वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इस परीक्षा में क्वालिफाई होंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति आती है जो कि जामवंत राम को समझाते हुए कहते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, और आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो हम लोग भले UGC नेट वर्तमान समय के पैटर्न से पहले क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो भी अनुभवजन्य ज्ञान रहा या फिर बच्चों के बीच में बातचीत करना और उनकी समस्याओं को सुनते हुए जो हम लोग वर्तमान समय में भी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की। उम्मीद है कि ये चर्चा हम लोगों की पसंद आई होगी। और सर यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए मैं इनका एक बार फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर।